इस पॉलिटी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और आज के हमारे सेशन में हम लेकर आए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेकर 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने कि उनकी किसी भी कॉम्पिटेटिव जो एग्ज़ाम है उसके लिए पॉलिटी की उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और वो चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि राइट कि उनकी जो तैयारी वो कितनी अच्छी है। तो ये इस राइट जो सेशन है इसके थ्रू वो आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होते हैं? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, संवैधानिक प्रमुख जो है भारत के, कौन होते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस। तो देखिएगा, जैसे कि टाइटल से ही, हमारे सेशन के टाइटल से ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें अंदाज़ा या तुक्का नहीं माना है, हमें फैक्चुअली राइट चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। ना केवल यहाँ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे बल्कि उसकी डिटेल को, उसके एक्सप्लेनेशन को भी हम राइट क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आंसर है तो कैसे है। तो देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हेड देश का कौन होता है, भारत का कौन है? तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत के अंदर राइट अगर बात की जाए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जब हम बात करते हैं हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर दो नाम हमारे सामने आते हैं। जब गवर्नमेंट के हेड की बात होती है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात होती है, तो वो प्राइम मिनिस्टर जाता है। और जबकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन हेड की अगर बात आती है राइट, अगर आपसे पूछा जाता है कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है या कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ कौन होता है भारत के अंदर राइट, तो आपका जो जवाब जाएगा वो हमेशा क्या जाना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसके बारे में आर्टिकल नंबर 74(1) में सीधा सीधा दे रखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड होगा भारत का, और उसको एडवाइस करने के लिए राइट एक तरीके से एग्जीक्यूटिव हेड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन हेड होगा, और उसको एडवाइस करने के लिए राइट क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। और जो प्रेसिडेंट होगा वो उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, काम करेगा। तो वो पहले का आंसर, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ इंडिया, तो आपका जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। सेकंड क्वेश्चन, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा, थर्ड है इलेक्टोरल कॉलेज और कॉलेजियम, और नंबर 4 है सुप्रीम कोर्ट। तो देखिएगा, भारत के अंदर, भारत के संविधान के अंदर एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 54। आर्टिकल नंबर 54 के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके इलेक्शन को राइट उसके इलेक्शन को लेकर पूरी तरीके से उसको डिटेल किया गया है। और उसमें बताया गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है वो एक कॉलेजियम के माध्यम से होगा। और उस कॉलेजियम में कौन होगा? उस कॉलेजियम के अंदर होगा इलेक्टेड एमपीज़ ऑफ द पार्लियामेंट के इलेक्टेड जो एमपीज़ हैं, नॉमिनेटेड नहीं होंगे, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो स्टेट्स हैं राइट उनके इलेक्टेड एमएलएज, जो एमएलएज उसके अंदर होते हैं राइट, स्टेट्स जो एमएलएज हैं वो होंगे। और इसके साथ साथ दिल्ली और पांडिचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ के राइट जो एमएलएज हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सीधी सी बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है वो एक इंटरैक्ट इलेक्शन है, आप जानते ही हैं। और इंटरैक्ट इलेक्शन के अंदर पार्लियामेंट से अगर बात करें तो इलेक्टेड एमपीज़ हो जाएंगे, स्टेट से बात करें तो वहाँ के एमएलएज हो जाएंगे। और इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, दिल्ली एंड पांडिचेरी। वहाँ के जो एमपीज़ हैं राइट 100 एमपीज़ हैं, 70 दिल्ली से हैं और 30 पांडिचेरी से हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका आंसर जाएगा इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है, उनका जो टर्म होता है राइट एज अ प्रेसिडेंट, वो कितना होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टर्म का मतलब वो कितने समय तक अपनी सीट पर रह सकते हैं, कितने समय तक वो प्रेसिडेंट का पदभार संभाल सकते हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन है आपके सामने 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स राइट। इसके साथ साथ आपके सामने एक ऑप्शन और है 6 इयर्स। तो बताइए क्या होना चाहिए? देखिए, अभी तक हमने लोकसभा के बाद जब हमने बात की थी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, तो हमने देखा था कि पार्लियामेंट जो लोकसभा होती है वो एक राइट क्या होता है, नॉन परमानेंट हाउस होता है, जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म 5 इयर्स होता है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म क्या होता है, 6 इयर्स होता है, जबकि राज्यसभा एक क्या होता है, परमानेंट हाउस होता है। तो उसी तरीके से जो प्रेसिडेंट है फाइन, उसका अगर बात की जाए कि उसका कितना होगा, 3 इयर्स, 4 इयर्स, 6 इयर्स या 5 इयर्स, तो देखिए सीधा सा जवाब है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसका टर्म जो होता है वो 5 इयर्स होता है। और उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 56(1) के अंदर बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसका जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा वो कितना होगा, 5 इयर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और S राधा कृष्णन।
तो बताइए कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए इसका। ये तो सीधा सीधा सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए जब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट क्या हुआ, फाइन जब लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 को भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है, उनका चुनाव होता है। तो इसका जवाब जो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपको एक और यहाँ पर क्वेश्चन हम ऐड कर सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के वो एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने बैक टू बैक 2 टर्म्स तक 2 बार बैक टू बैक जिन्होंने कि राष्ट्रपति का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, वो अपने ऑफिस यानी कि वो अपने पदभार को क्या संभाल सकते हैं, कब तक? रिमूव बाई पीएम, जब तक कि उनको पीएम के द्वारा हटाया नहीं जाता, या जब तक वो रिज़ाइन नहीं करते, या फिर जब तक वो अपना जो टर्म है उसको कंप्लीट नहीं करते। कितना टर्म है राष्ट्रपति का, हमने बात की थी ना अपना, 5 ईयर्स है, ठीक है। बोथ बी एंड सी। तो बताइए क्या होना चाहिए, क्या पीएम राष्ट्रपति को हटा सकता है, क्या राष्ट्रपति रिज़ाइन से भी अपने पद से मुक्त हो सकते हैं, या वो कंप्लीट जब केवल तभी वो पद से मुक्त होंगे जब उनका टर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या जवाब रहेगा इसका? तो देखिएगा इसका जो जवाब रहेगा वो रहेगा डी, बोथ बी एंड सी। जब वो रिज़ाइन, या तो वो रिज़ाइन के द्वारा राइट अपने ऑफिस को राइट क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या फिर जब उनका टर्म कंप्लीट हो जाएगा, 5 ईयर्स का टर्म कंप्लीट हो जाएगा, तब वो अपने ऑफिस से को छोड़ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन रहा डी। नेक्स्ट है हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनको उनके पद से, उनके कार्यकाल के रहते हुए, यानी कि उनका अभी टर्म कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले उनको रिमूव किया जा सकता है क्या? पहली बात तो ये है, क्या कोई ऐसी पावर है, क्या कोई ऐसा फाइन प्रोविज़न है जिससे कि प्रेसिडेंट को उनके टर्म कंप्लीट करने से पहले उनको पदमुक्त किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो कैसे? तो कौन कर सकता है? क्या प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं? क्या पार्लियामेंट कर सकती है इम्पीचमेंट के थ्रू? इम्पीचमेंट होने महाभियोग। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर सकती है, या चीफ जस्टिस कर सकते हैं? बताइए, लगाइए दिमाग। तो देखिएगा सीधा सा जवाब है कि प्रेसिडेंट को केवल एक ही तरीके से क्या किया जा सकता है, उनके पद से हटाया जा सकता है। वो तरीका कौन सा है? इम्पीचमेंट, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 61 के अंदर डिटेल दिया हुआ है। और ये इम्पीचमेंट कहाँ पर राइट आप इसको, ये जो इम्पीचमेंट का जो प्रक्रिया है, इसको आप कहाँ पर राइट इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं? तो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के अंदर, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, 1/4 मेंबर्स के प्रायर इन्फॉर्मेशन के द्वारा किसी भी हाउस के अंदर इम्पीचमेंट लाया जा सकता है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। उसके बाद प्रेसिडेंट के अगेंस्ट 2/3 मेजोरिटी से अगर रेजोल्यूशन पास होता है एक हाउस में, तो दूसरे हाउस में वो फाइन जो प्रस्ताव है वो जाएगा, उसकी वहाँ पर राइट, उसके बाद उसको वहाँ पर एक तरीके से उसको स्टडी या उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और अगर दूसरा हाउस भी उसको 2/3 मेजोरिटी से क्या कर देता है, अगर पास कर देता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपने पद से मुक्त होना पड़ेगा। तो इसका जवाब क्या है? आर्टिकल 61 के तहत पार्लियामेंट इम्पीचमेंट के द्वारा जो राष्ट्रपति हैं उनको अपने पद से मुक्त कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी हमने बात की थी, क्या प्रेसिडेंट के लिए जो इम्पीचमेंट है, क्या वो आर्टिकल 52 के तहत लाया जाता है, आर्टिकल 61, या आर्टिकल नंबर 72, या आर्टिकल नंबर 74? अभी हमने बात की थी कि आर्टिकल नंबर 61 के तहत पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। और अगर वो इम्पीचमेंट का जो फाइन उसको अगर प्रस्ताव है उसको अगर पास किया जाए, वो जो प्रपोजल है वो पास होता है अगर दोनों हाउसेस से, तभी जाकर प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम एज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए मिनिमम एज क्या होगी? देखिए एक बार रिकॉल करते हैं, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30। इस तरीके से अगर स्टेट के अंदर बात करें तो विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30। इसी तरीके से अगर बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट के लिए क्या होगा? क्या 25 होगी, क्या 30 होगी, क्या 35 या 40 होगी? बताइए क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए। तो देखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। और इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 58 के अंदर जो एसेंशियल जो एक तरीके से जो क्वालिटीज़ हैं प्रेसिडेंट पद पर इलेक्ट होने के लिए वो दी गई हैं। और आर्टिकल नंबर 58 के अंदर दिया गया है कि वो 35 एज उनकी मिनिमम एज होनी चाहिए, वो भारत के क्या होने चाहिए? नागरिक होने चाहिए। इसके अलावा भी और भी काफ़ी कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। हु एडमिनिस्टर्स, इसका मतलब क्या है? कौन दिलाता है? ओथ यानी कि शपथ,
किसको शपथ दिलाता है, कौन शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट को? तो भारत के प्रेसिडेंट को उनके पद की फाइन राइट, उनको भारतीय प्रेसिडेंट जो है उनको उनके राइट कार्यभार की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शंस हैं, देखिए ऑप्शंस आप देख लीजिए। क्या वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। ऑप्शन नंबर सी वाइस प्रेसिडेंट और ऑप्शन नंबर डी लोकसभा स्पीकर। कौन दिलाएगा? टेक योर टाइम, सोचिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन शपथ? ये बड़े आसान से सवाल है, लेकिन होता क्या है कि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो फाइन जो आसान सवाल होते हैं, एक प्रेशर होता है, हम कभी भी उसको डिनाई नहीं कर सकते, बच्चा कितना भी पढ़ रहा है राइट, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर हर बच्चे के ऊपर होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको तसल्ली से अगर किसी भी क्वेश्चन को अगर आप उसको पढ़ें, उसको एनालाइज करें थोड़ा सा, तो आंसर सही निकलने की संभावना पूरी बन जाती हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट या लोकसभा स्पीकर? लोकसभा स्पीकर दिलाएगा क्या? मुझे तो लगता नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर को तो खुद राष्ट्रपति दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा रहा? ऑप्शन नंबर बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसके बारे में दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 60 कि भारत के प्रेसिडेंट जो हैं उनको शपथ दिलाने का जो काम है वो कौन करेगा? वो भारत की सर्वोच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस होंगे वो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको शपथ दिलाने का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट इज डिसाइडेड बाय? प्रेसिडेंट को मिलने वाली जो सैलरी है वो किसके द्वारा डिसाइड होती है? प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो कौन डिसाइड करता है भाई? कौन डिसाइड करेगा कितनी मिलेगी? ऑप्शन है पार्लियामेंट, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन 3 फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन डी कैबिनेट। क्या होना चाहिए बताइए, क्या होना चाहिए? सैलरी, प्रेसिडेंट की सैलरी कौन डिसाइड करेगा? क्या कैबिनेट करेगी? मुझे नहीं लगता। फाइनेंस कमीशन? नहीं। RBI का ये काम है ही नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहा? फाइन, RBI तो बैंक ऑफ द बैंक है, फाइनेंस कमीशन जो है फाइनेंस कमीशन है उसका काम अलग तरीके का है नेशनल स्टेट लेवल पर। कैबिनेट एक एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव जो है वो ये डिसाइड कैसे करेगी? एग्जीक्यूटिव तो जो लॉज हैं या पॉलिसीज़ हैं उनका एग्जीक्यूशन का काम करेगी। तो सीधा जवाब क्या रहेगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट की जो सैलरी है उसको क्या करती है? डिसाइड करती है। भारत की संसद डिसाइड करेगी कि कितनी सैलरी राष्ट्रपति को मिलेगी। MPs के भी जो भत्ते हैं, लोकसभा राज्यसभा के जो MPs के भत्ते हैं वो भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स एक्टिंग प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट? देखिए वो कह रहे हैं कि एक्टिंग प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अगर नहीं है, किसी भी कारण से प्रेसिडेंट नहीं है, किसी भी कारण से प्रेसिडेंट क्या नहीं है, अपनी सीट पर नहीं है, हो सकता है वो बीमार है, हो सकता है एब्सेंट है किसी भी तरीके से, तो उसकी अनुपस्थिति के अंदर जो प्रेसिडेंट का जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा? तो हमारे सामने ऑप्शंस हैं, समझ गए ना क्वेश्चन को, कि प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं है, प्रेसिडेंट अपनी सीट पर नहीं है। सीट पर मतलब ये का मतलब होता है वो फंक्शन, वो अभी राइट एक तरीके से मुझे कहना चाहिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो कौन उसकी अनुपस्थिति में उसके कामों को देखेगा? क्या प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट या लोकसभा स्पीकर? प्राइम मिनिस्टर तो अपना देखेगा, तो प्रेसिडेंट का क्यों देखेगा? वाइस प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, चीफ जस्टिस जो है वो जुडिशरी से चला गया, लोकसभा स्पीकर है वो लोकसभा की मीटिंग्स को प्रिसाइड करेगा। तो हमारे पास सामने जो ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा? वाइस प्रेसिडेंट। और इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 65 में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट की एब्सेंस के अंदर जो प्रेसिडेंट का जो काम है वो किसके द्वारा देखा जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा देखा जाएगा। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा लिंकअप करें कि प्रेसिडेंट काम नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंट अभी एक तरीके से प्रेसिडेंट इज़ नॉट इन ऑफिस राइट, वो अभी नहीं है, तो उसके कामों को कौन कर सकता है? उस जैसी बड़ी अथॉरिटी होनी चाहिए, तो उस जैसी अथॉरिटी दूसरी कौन हो सकती है? वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 65। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स फॉर ए प्रेसिडेंट? जो प्रेसिडेंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है कितनी बार बन सकता है कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर, राष्ट्रपति जो है वो कितनी बार बन सकता है? क्या 1 बार, क्या 2 बार, क्या 3 बार, क्या नो लिमिट, कितनी भी बार बन सकता है? बताइए क्या हो सकता है? तो देखिएगा, अगर बात करें US की, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं US की। शुरुआत में US के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो केवल 1 बार क्या बन सकता था? प्रेसिडेंट बन सकता था, राइट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, आपको पता ही होगा, US एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, भारत एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लेकिन बाद में वहाँ पर अमेंडमेंट करके
फाइन, इसको कितनी बार कर दिया गया? 2 बार। अभी आप प्रेजेंटली जो यूएस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपना सेकेंड टर्म क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट। भारत के अंदर ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं हैं, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? डी। कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर कितनी भी बार क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है और फाइन प्रेसिडेंट बन सकता है, इसमें कोई भी लिमिट्स नहीं हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नॉमिनेट्स द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट? किसी भी व्यक्ति को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में खड़ा होने के लिए, उसको एक तरीके ऐसे कैंडिडेट उसको इलेक्शन के अंदर खड़ा होने के लिए उसको क्या किसी नॉमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, और अगर पड़ती है तो किससे पड़ती है? तो देखिएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट से, क्या प्राइम मिनिस्टर से, क्या 50 प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स से, या फिर प्रेसिडेंट से? किससे पड़ेगी बताइए? किसी भी व्यक्ति को, सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को राइट प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होना है, उसे लगता है कि मैं खड़ा हो सकता, कोई भी हो सकता है, क्योंकि 35 ईयर से सिटीजन ऑफ इंडिया और कुछ सेकेंडरी राइट एक तरीके से एसेंशियल्स। तो उसके लिए जो प्राइमरी चीज़ है वो है उसको 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स यानी कि प्रस्तावक को अनुमोदक की क्या होगी? ज़रूरत होगी। फिर से समझ लीजिए, कोई व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए अगर खड़ा हो रहा है तो उसको एमपी या एमएलएज में से 50 प्रस्तावक और 50 उसके अनुमोदकों का सपोर्ट, यानी कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक, यानी कि आप ये समझ लो 100 एमपी एमएलए का क्या होना चाहिए? सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास 100 एमपी एमएलए का एक तरीके से सपोर्ट है, राइट, वैलिड सपोर्ट है, तो ही आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं? अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि कोई भी खड़ा हो जाएगा, और इसीलिए एमपी एमएलए जो प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, वो एक एमपी से एक रूलिंग पार्टी से होता है, एक अपोजिशन पार्टी से होता है जनरली, ठीक है ना। तो 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट? भारत की पहली वीमेन प्रेसिडेंट कौन थी? गलती मत कर जाना बच्चों, ये सवाल बहुत बार इस तरीके से आए हैं और आता हुआ सवाल। और देखिए, आप कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई है ना, कोई हार्ड या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, वो गलत हो रहा है, डजेंट मैटर, लेकिन ऐसे सवाल अगर आप गलत करते हैं तो फाइन, फिर उसका कोई समाधान नहीं है। और स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बिकॉज आप जानते ही हैं कि पॉइंट्स पर चीज़ें चलती हैं, सिलेक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूँ यूनिटीज़ के अंदर स्पेशली, और कि क्वेश्चन अगर ठीक से समझ लिया, क्वेश्चन अगर ठीक से समझ में आ गया, उसको थोड़ा टाइम दे लिया, तो आंसर आने की पूरी संभावना। और क्वेश्चन को जल्दबाजी में अगर देख लिया और जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस में अगर चीज़ें कर गए तो फिर समस्या ही समस्या। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इसलिए मैं इतनी बात कह रहा हूँ। क्या इंदिरा गांधी? अगर आपने फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर पकड़ लिया, देखिए ऑप्शन भी वो पहला ही देगा इंदिरा गांधी। आप कि हाँ भाई प्राइम मिनिस्टर पूछा इंदिरा गांधी, नहीं, वो क्या पूछ रहा है? प्रेसिडेंट। तो इंदिरा गांधी तो पीएम थी। सरोजिनी नायडू नहीं, गवर्नर। मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर। तो जवाब हमारा क्या चला जाएगा? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वो भारत की पहली क्या थी? भारत की पहली प्रेसिडेंट निर्वाचित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ। भारत का जो प्रेसिडेंट है वो पार्ट है किसका है? एग्जीक्यूटिव का, क्या लेजिस्लेटिव का, क्या पार्लियामेंट का, या जुडिशरी का? तो देखिए, मैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 79 कहता है कि भारत की जो है ना, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 79 कहता है कि भारत का जो पार्लियामेंट है वो किससे मिलकर बना होगा? भारत का जो पार्लियामेंट है वो किससे मिलकर बना होगा? उसके 3 ऑर्गन्स होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो इसका जवाब क्या जाएगा? पार्लियामेंट। यानी कि प्रेसिडेंट किसका पार्ट होता है? एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट का, या जुडिशरी का? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो प्रेसिडेंट है जो है वो किसका पार्ट है? पार्लियामेंट का एक हिस्सा है, पार्लियामेंट का एक पार्ट है। देखिए, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि लेजिस्लेचर भी यहाँ पर दिया हुआ है ना, लेजिस्लेचर भी यहाँ दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूज़न किसी तरीके का है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एक तरीके से जो हैं, है ना, दोनों ही ऑप्शंस कहीं ना कहीं सही जा रहे हैं। लेजिस्लेचर भी कहीं ना कहीं उसमें चला जाएगा और पार्लियामेंट भी चला जाएगा, लेकिन अगर दोनों साथ में दिए गए हैं तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 79। आपके लिए दोनों साथ में नहीं आएंगे। एमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर अंडर। भारत का जो प्रेसिडेंट है उसकी जो इमरजेंसी पावर्स है वो किन आर्टिकल्स में दी गई है? 352, 360, आर्टिकल 72, आर्टिकल 143 या आर्टिकल नंबर 74?
तो देखिएगा भारत के प्रेसिडेंट के पास कुछ इमरजेंसी पावर्स भी हैं और इन इमरजेंसी पावर्स की संख्या कितनी है 3, जिसमें पहला है आर्टिकल 352 जिसमें कि नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, आर्टिकल नंबर 356 जिसमें बात की गई है प्रेसिडेंशियल रूल इन द स्टेट्स, और आर्टिकल नंबर 360 जिसमें बात की गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो इसी तरीके से 3 इमरजेंसी और इनके बारे में जो बात की गई वो आर्टिकल नंबर 352 360, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 350 से लेकर आर्टिकल 360 तक। हो बच्चों आपके लिए समझ में आ रहा होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट्स के अंदर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट करते हैं देखते हैं क्या है, क्या वो गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं, क्या वो CGI को अपॉइंट करते हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, या फिर सभी को ही करते हैं। तो देखिएगा बात करते हैं, देखिए प्रेसिडेंट की एक पावर क्या है, प्रेसिडेंट की एक एग्जीक्यूटिव पावर ये है कि वो इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव जो पोजीशंस हैं उनको क्या करता है, अपॉइंटमेंट का काम क्या करता है, प्रेसिडेंट का काम होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर देखें PM को, तो देखिए आर्टिकल नंबर 75 के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट है वो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर है उसको क्या करता है, एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। तो इसका मतलब ये सही है। अगर CGI की बात करें तो आर्टिकल नंबर 124 के तहत जो प्रेसिडेंट हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या करता है, उसका अपॉइंटमेंट करता है। और अगर गवर्नर्स की बात करें तो आर्टिकल नंबर 155 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो गवर्नर्स ऑफ द स्टेट को क्या करता है, अपॉइंट करता है। यानी कि तीनों ही सही हैं, तीनों का अपॉइंटमेंट ही प्रेसिडेंट करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडवाइजेज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस करता है, कौन करता है भाई, क्या लोकसभा करती है, क्या कैबिनेट करती है, क्या सुप्रीम कोर्ट करता है, क्या राज्यसभा करती है, कौन एडवाइस करता है, कौन करेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्यों करेगी, उसका कोई मतलब नहीं है, राज्यसभा का हो भी सकता है, मे बी लोकसभा। देखिए आर्टिकल नंबर 74 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी, राइट, जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट होगी वो किसके पास होगी, प्रेसिडेंट के पास होगी। लेकिन उसको एडवाइस करने के लिए कौन होगी, एक काउंसिल, एक प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसकी सलाह के अनुसार प्रेसिडेंट क्या करेगा, काम करेगा। तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम कैबिनेट भी कह सकते हैं। तो आर्टिकल 74 के तहत कैबिनेट जो है वो प्रेसिडेंट को क्या करती है, एडवाइस करती है, क्योंकि रियल एग्जीक्यूटिव तो कौन ही है, कैबिनेट ही है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसी कारण से जो कैबिनेट है, जो प्रेसिडेंट है वो कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही क्या करता है, काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन सी जो पावर है वो प्रेसिडेंट की पावर नहीं है, ऑर्डिनेंस या जुडिशियल रिव्यू या पार्डन। पार्डन का मतलब समझते हो, किसी दोषी की सजा को माफ़ कर देना, या इमरजेंसी डिक्लेरेशंस। देखिए मुझे मालूम है ऑर्डिनेंस, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी कर सकता है, जबकि संसद फंक्शनिंग ना हो या फंक्शन में ना हो। पार्डन मुझे ये भी मालूम है कि आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति की सजा को माफ़ भी कर सकता है। इमरजेंसी डिक्लेरेशन अभी हमने बात की आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक प्रेसिडेंट की इमरजेंसी जो पावर्स हैं उनके बारे में बात की गई है। ये पूछा विच इज़ नॉट, कौन सी नहीं है, तो जुडिशियल रिव्यू इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, पहली बात तो ये देखना जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो किसके पास है, वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। और जिसके बारे में वैसे तो कई आर्टिकल्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली हम बात करें आर्टिकल नंबर 13 इसके लिए क्या हो सकता है, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 13, 32, 131, 136 कई हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 13 जो है, राइट, फंडामेंटल राइट्स का जो हम पढ़ते हैं वहाँ पर यह आता है कहीं ना कहीं। 12 जो है स्टेट को बताता है, 13 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू पावर को बताता है, जहाँ पर कि विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए गए या लागू किए गए किसी भी कानून की वैधता को जो सुप्रीम कोर्ट है वो जांच सकती है। तो प्रेसिडेंट की कौन सी पावर नहीं है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो प्रेसिडेंट की पावर नहीं है। ये किसकी पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है। कहाँ लिखी गई है, आर्टिकल नंबर 13 के अंदर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। प्रेसिडेंट डिसॉल्व भंग कर सकता है किसको,
क्या राज्यसभा को कर सकता है? बिल्कुल गलती मत करना, पहले ही बता चुका हूँ जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को कर सकता है? बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर एक इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी की व्यवस्था है, तो बिल्कुल नहीं करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भंग कर वो कर सकता है डिसॉल्व, ये क्या मतलब है? ये बिल्कुल नहीं है। तो किसको कर सकता है? लोकसभा को क्या कर सकता है? लोकसभा को क्या कर सकता है? जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। और इसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है, वो 82 आर्टिकल नंबर 82(2)(b) के अंदर प्रोविज़न दिया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर जो एक तरीके से मुझे कहना चाहिए प्रिवेलिंग जो लोकसभा है उसको क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ठीक है ना? तो प्रेसिडेंट किसको डिसॉल्व कर सकता है, किसको भंग कर सकता है, किसको समाप्त कर सकता है? लोकसभा को। लेकिन ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ये काम अमूमन किसकी सलाह पर करता है, किसके एडवाइस पर करता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर करता है। किस आर्टिकल्स में दिया गया? आर्टिकल नंबर 82(2)(b) के अंदर इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंडक्ट्स द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस? प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? बहुत बढ़िया। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, पार्लियामेंट करवाता है? पार्लियामेंट क्यों करवाएगा? मतलब ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल भी नहीं। राज्यसभा? तो सीधा सीधा जवाब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाते हैं। और इसके बारे में जो व्यवस्था दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 324(1) के अंदर दी गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दायित्व है कि वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवाएगी। जवाब क्या रहेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, विच शेड्यूल डील्स विद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिटेल्स? कौन सा शेड्यूल है? देखिए 12 शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल, पहले 8 थे अब 12 हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि कौन सा शेड्यूल जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से संबंधित है, क्या पहला है, सेकंड है, थर्ड है या फिर कोई सा भी नहीं है? देखिए फर्स्ट शेड्यूल जो है वो बात करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की, तो यहाँ पर तो फिर सब्जेक्ट है ही नहीं इलेक्शन का। सेकेंड शेड्यूल जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो पोजीशंस है उनके अलाउंसेस वगैरह की क्या करता है? बात करता है। ठीक है ना? जैसे कि बात कर सकते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात कर सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है ना, गवर्नर्स की बात कर सकते हैं, स्पीकर की बात कर सकते हैं, डिप्टी स्पीकर की बात करते हैं, तो इनके अलाउंसेस वगैरह की, इनके वेतन भत्तों की बात करता है। थर्ड जो शेड्यूल है वो MPs के, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के, जजेस के, इनकी शपथ वगैरह की बात करता है। तो पहला जो स्टेट है यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात कर रहा है, सेकंड जो है वो अलाउंसेस के बारे में बात कर रहा है, थर्ड जो है वो ओथ या शपथ वगैरह के बारे में बात कर रहा है। तो तीनों ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी शेड्यूल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में बात नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट एड्रेस द पार्लियामेंट? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो संबोधित करता है, किसको संबोधित करता है? पार्लियामेंट को। कब करता है भाई संबोधित? क्या आपने सुना है ऐसा कभी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे? क्या हर महीने करता है? एवरी मंथ ऑन रिपब्लिक डे के दिन। फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शंस के बाद जब भी नई लोकसभा का चुनाव होते हैं और सरकार का गठन होता है तब, या नन, कोई से भी नहीं? बताइए कौन सा हो सकता है? देखिए आर्टिकल नंबर 87 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है, फाइन, ये अथॉरिटी है कि वो पार्लियामेंट को क्या कर सकता है? एड्रेस। और दो कंडीशंस हैं। पहला तो हर बार जब जनरल इलेक्शंस के बाद जो पहली मीटिंग होती है, पहला सेशन होता है, हर नए जनरल इलेक्शंस के बाद जो पहला सेशन होता है उसमें, और हर साल जो पहली जो क्या होती है, जो फर्स्ट सेशन होता है हर साल का 2 बार। फिर से समझ लीजिए, नई लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जैसे अभी 2024 में हुए थे, तो उस चुनावों के बाद जो पहला सेशन होगा, पहली मीटिंग होगी पार्लियामेंट की, तो उसमें करेगा। और दूसरा, हर नए साल में, जैसे 2025 से 2026 में जैसे ही नया सेशन आएगा, तब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, उसका जॉइंट सेशन को क्या कर सकता है? एड्रेस कर सकता है। तो इसका जवाब क्या रहेगा? एवरी मंथ ऑन फर्स्ट सेशन। यस, इसमें जो जवाब रहेगा वो फर्स्ट सेशन ऑफ आफ्टर जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एड्रेस किया जाएगा पार्लियामेंट को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ग्रांट पार्डन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकता है, किस आर्टिकल के थ्रू? क्या आर्टिकल नंबर 356? बिल्कुल भी नहीं है, गलती मत करना। फाइन। देखिए ये भी एक मेथड होता है कि हम पहली चीज़ ये, देखो 2 तरीके हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको कुछ आंसर परफेक्टली याद है, एग्जैक्टली आपको आंसर मालूम है, तो आप सीधा उस पर टिक कर लीजिए। और दूसरा
क्या तरीका होता है कि आप राइट एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कर सकते हो। आप उन ऑप्शंस को हटाते जा सकते हो जो ऑप्शंस आपको लगते हैं गलत है, तो फिर लास्ट में एक या दो ऑप्शंस रह जाएंगे आपके पास। एक थोड़ा सा तरीका है, ट्रिक है कि फिर आपके पास लास्ट में एक या दो ऑप्शंस रह जाएंगे, उनमें से आप सही आंसर को छाड़ सकते हो। 356 बिल्कुल भी नहीं है। 32 बिल्कुल भी नहीं है। फाइन, 32 बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। 32 क्यों नहीं हो सकता? 32 क्योंकि हम जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं कहाँ से है। हाँ 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज से आता है। 50 नहीं है। तो क्या आंसर है? आर्टिकल नंबर 72 के तहत जो राष्ट्रपति है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी सज़ा याफ्ता व्यक्ति की सज़ा को क्या कर सकता है? माफ़ कर सकता है। विच हाउस इम्पीचेज द प्रेसिडेंट फर्स्ट? अगर हमने बात की थी कि प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है उसकी पोजीशन से आर्टिकल नंबर 61 और इम्पीचमेंट के थ्रू, लेकिन ये इम्पीचमेंट किस में लाया जाएगा? क्या पहले लोकसभा में लाया जाएगा, क्या राज्यसभा में लाया जाएगा, या इधर किसी में भी, या सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, मैंने जिस समय 61 आपको बताया था तो मैंने उस समय एक चीज़ और कही थी आपसे कि इम्पीचमेंट जो मोशन है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, आपको किसी भी हाउस के अंदर प्रायर इन्फॉर्मेशन ऑफ 1/4 मेंबर्स से आप किसी भी हाउस के अंदर लेकर आ सकते हो। तो इसका जवाब क्या रहेगा? ईदर हाउस। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इसका जो इम्पीचमेंट मोशन जो आप लेकर आएंगे वो दोनों हाउसेस से अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, व्हाट इज द मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट? आ गया, देखिए जो बात कर रहे थे वही आ गया कि प्रेसिडेंट के खिलाफ जो इम्पीचमेंट है उसके लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए हाउस के अंदर? सिंपल मेजोरिटी चाहिए, या 2/3 चाहिए, या मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट मेंबर चाहिए, या नन चाहिए? तो अभी हम बात कर ही रहे थे इसके लिए क्या चाहिए? 2/3 मेजोरिटी, जिसको कि हम स्पेशल मेजोरिटी भी कहते हैं। तो वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए दोनों हाउसेस से जो 2/3 मेजोरिटी है उससे रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है। 2/3 मेजोरिटी, ध्यान रखना, सिंपल मेजोरिटी से इम्पीचमेंट पास नहीं होगा। उसके बाद है हु कैन चैलेंज द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर अगर किसी भी तरीके का कोई वाद विवाद है, कौन सुनेगा? हाई कोर्ट, पार्लियामेंट। भाई पार्लियामेंट तो क्यों सुनवाई करेगी? मतलब ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का फंक्शन है ही नहीं, एग्जीक्यूटिव पावर है, उसके पास जुडिशियल पावर्स है ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन। हाई कोर्ट नहीं। तो देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसकी पद की जो शपथ है वो किसने दिलाई थी? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। और अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर किसी भी तरीके का कोई इशू है तो वो भी कहाँ सुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। और आर्टिकल रहेगा आर्टिकल नंबर 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है उसको लेकर कोई इशू है तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। हु हैज़ बीन द ओनली प्रेसिडेंट टू सर्व 2 टाइम्स? भारत के अंदर वो कौन से प्रेसिडेंट है? हु हैज़ बीन द ओनली प्रेसिडेंट, केवल प्रेसिडेंट जो उन्होंने कि 2 बार क्या किया प्रेसिडेंट पद का के ऊपर वो शुभायमान हुई? तो आर वेंकट रमन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के आर नारायण, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिएगा, भारत के अंदर की भी एक ही राष्ट्रपति रहे जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बनने का जिनको सौभाग्य मिला, 1950 से लेकर 1962 तक, और ये आज़ादी के बाद का समय है जस्ट। और सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केवल एकमात्र हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने कि बैक टू बैक 2 बार राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। प्रेसिडेंट सबमिट रेजिग्नेशन टू, भारत के जो प्रेसिडेंट है अगर उनको रेजिग्नेशन देना है, किसको देंगे? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, वाइस प्रेसिडेंट, या लोकसभा? बताइए कौन सा हो सकता है इसमें? आप ये बताइए कि प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में, एब्सेंस के अंदर, प्रेसिडेंट पद पर कौन प्रेसिडेंट पद का जो कार्यभार है वो किसके द्वारा संभाला जा रहा था? कुछ याद आया आपको? जवाब था वाइस प्रेसिडेंट। तो यही स्थिति है, क्योंकि डेजिग्नेशन के अंदर अगर बात कर रहे हो अगर आप एक तरीके से, तो प्रेसिडेंट से जस्ट नीचे कौन की पोजीशन आती है? वाइस प्रेसिडेंट की। तो इसी कारण से प्रेसिडेंट अगर अपना रेजिग्नेशन देंगे तो वो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। वाइस प्रेसिडेंट को क्या करेंगे? अपना रेजिग्नेशन देंगे। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट व्हेन बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अनअवेलेबल? ठीक है, वो कह रहे हैं कि कौन प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अनअवेलेबल हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। मैंने कहा कि प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क करेगा, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन करेगा? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे? क्या लोकसभा स्पीकर? क्या कैबिनेट? क्या अटॉर्नी जनरल का ये फंक्शन नहीं है, कैबिनेट के अपने तमाम काम हैं। लोकसभा स्पीकर बिल्कुल उसके अपने फंक्शंस हैं। तो देखिएगा, आर्टिकल नंबर 68 कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 68 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही क्या नहीं हैं, मौजूद नहीं हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भारत का जो
सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, प्रधान न्यायाधीश जो हैं, वही भारत के राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। तो इसका जवाब क्या रहेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 68। और आर्टिकल नंबर 65 के तहत जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट की एब्सेंस के अंदर प्रेसिडेंट का कार्य संभाल सकते हैं। इसके बाद है द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस अंडर। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? 133, 356, 50 या 75। तो देखिएगा, अगर देश के अंदर एक तरीके से किसी भी विषय को लेकर कानून बनाने की इमरजेंसी, एक तरीके से अर्जेंट किसी कानून को बनाने की आवश्यकता है और उस समय पार्लियामेंट क्या नहीं है, फंक्शन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है आर्टिकल नंबर 123 के तहत कि वो जब पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं है और देश को किसी कानून की सख्त आवश्यकता है, तुरंत आवश्यकता है, तो आर्टिकल नंबर 123 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, यानी कि अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन भी होती है कि जैसे ही पार्लियामेंट क्या होगी, फंक्शन में आएगी, उसके 6 सप्ताह के अंदर अगर पार्लियामेंट उस ऑर्डिनेंस को क्या कर देती है, जो रिक्वायर्ड जो एक तरीके से मेजॉरिटी है उसे पास कर देती है, तो वो रेजोल्यूशन क्या बन जाए, जो ऑर्डिनेंस है वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। अन्यथा वो स्वतः ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी कि एक तरीके से इमरजेंसी प्रोविज़न है और इसको परमानेंट करने के लिए पार्लियामेंट को इसको दोनों हाउसेस से पास करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो कितने समय के लिए होता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल। ये हमारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो मैं सीधा बता देता हूँ। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कितने साल के लिए होता है? 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए। आप कहेंगे क्या उससे पहले हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। आपसे पहले बात कर ही चुके हैं। और किसके थ्रू? इम्पीचमेंट के थ्रू। इम्पीचमेंट कहाँ लेकर आएगा? पार्लियामेंट के अंदर, किसी भी हाउस के अंदर लेकर आया जा सकता है, लेकिन 2/3 मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। प्रेसिडेंट इलेक्शन डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व बाई। प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर जो डिस्प्यूट्स हैं वो कौन उसको सॉर्ट आउट करेगा? तो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, या देखिए पहले हमने देखा था उसको लेकर कोई कन्फ्यूज़न है, ठीक है ना, और यहाँ पर डिस्प्यूट्स की बात हो रही है, तो दोनों का ही आंसर वही जाना है, आर्टिकल नंबर 71। और आर्टिकल नंबर 71 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर किसी भी तरीके का वाद विवाद है तो उसकी जो फाइनल हियरिंग है वो कहाँ होनी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी 1975। भारत के अंदर इंटरनल एक तरीके से एब्सेंस ऑफ पीस या फिर आंतरिक अशांति के आधार पर जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी 1975 में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी उसको डिक्लेयर किसने किया था? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ही है, प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स का ही हिस्सा है ये। क्या उस समय प्रेसिडेंट वी गिरी थे, क्या फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, क्या संजीवा रेड्डी थे, या ज्ञानी जेल सिंह थे? तो देखिएगा इसका जो जवाब जाएगा वो जाएगा फ़खरुद्दीन अली अहमद। जो 1975 के अंदर जो इमरजेंसी लगी उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। कब लगी थी, कोई आइडिया है आपको? 25 और 26 जून की जो रात थी, 25 जून की उसकी मध्य रात्रि को, ध्यान रखिएगा, मिडनाइट ऑफ 25 एंड 26 जून। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय। प्रेसिडेंट जो है उनको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, या पार्लियामेंट थ्रू इम्पीचमेंट, या सीजीआई रूलिंग, या सीजीआई कहेगा, या लोकसभा रेजोल्यूशन। बात कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से आपके सामने क्वेश्चन रखने की कोशिश की गई है यहाँ पर। तो देखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं उनको केवल पार्लियामेंट के थ्रू और पार्लियामेंट के द्वारा, और वो भी क्या है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसका नाम है इम्पीचमेंट, जिसके बारे में आर्टिकल 61 में दिया हुआ है, उसके थ्रू ही क्या किया जा सकता है? उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स मेंबर्स टू राज्यसभा। प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को, देखो नॉमिनेटरी राइट क्या है, पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के अंदर, पहले लोकसभा के अंदर भी करते थे, लेकिन अब लोकसभा वाला जो 2 एंग्लो इंडियंस वाला जो प्रोविज़न था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो अब केवल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के अंदर क्या कर सकते हैं, कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 10, 12, 15 या 20। तो देखिएगा आर्टिकल नंबर 80 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 सदस्यों को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 सदस्यों को, जो कि किससे हो सकते हैं? कला से हो सकते हैं, साहित्य से हो सकते हैं, समाज सेवा से हो सकते हैं, है ना, इसके साथ, ठीक है ना, कला, समाज सेवा,
कला हो गया, साहित्य हो गया, समाज सेवा हो गया, खेल हो गया, है ना, इससे संबंधित जो लोग हैं, ठीक है ना, उनको क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, 12 लोगों को क्या किया जा सकता है, मनोनीत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द जुडिशरी, हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द पार्लियामेंट। क्या होते हैं प्रेसिडेंट जो हैं वो, क्या होते हैं, गवर्नमेंट के हेड होते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हेड ऑफ द जुडिशरी बिल्कुल नहीं होते। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द पार्लियामेंट, हेड ऑफ द पार्लियामेंट भी नहीं होते। तो कौन होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। और इनके बारे में किस में दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 53 के अंदर दे रखा है कि 52 के अंदर दे रखा है कि जो भारत का एक क्या होगा, भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। और इसका तात्पर्य यही है कि जो राष्ट्रपति होगा वो राष्ट्र का या राज्य का क्या होगा, प्रमुख होगा। तो हेड ऑफ द स्टेट होंगे, आर्टिकल नंबर 52। हेड ऑफ द गवर्नमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछा जाता तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि बहुमत दल का जो सरकार जो जिस दल के द्वारा बनाई जाती है उस दल का जो नेता होता है वही क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। हु एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस किसके द्वारा की दी जाती है, क्या प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट देते हैं, क्या गवर्नर्स देते हैं, क्या CGI या लोकसभा। कौन प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी, या फिर देखिए इसको और सरल तरीके से समझते हैं कि देश के अंदर किसी भी स्थिति के अंदर, देश के अंदर अब कुछ हालात ऐसे हैं कि देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगाया जाना जरूरी है। तो इस तरीके की ये जो बात है, ये एक तरीके का मुझे कहना चाहिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, ये जो सलाह है वो कौन प्रेसिडेंट को देगा, क्या गवर्नर्स देंगे, क्या CGI देगा, क्या लोकसभा देंगी। तो इसका जवाब होगा प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। और ये जो एडवाइस होगी वो कैसी होगी, रिटन एडवाइस होगी। 1944 से पहले ये नॉन रिटन भी हो सकती थी, वर्बल भी हो सकती थी, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के थ्रू ये मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी जैसी हालत है तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो है वो अपनी रिटन एडवाइस क्या करेगा, प्रेसिडेंट को देंगे, तभी देश के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन जाएगा प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रेसिडेंट वाज ऑल्सो रिनोन्ड एज साइंटिस्ट। बहुत आसान सवाल और बड़ा सिंपल सा, फ्री के अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो बड़ा फ्री के आपके नंबर हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ज्ञानी गिजेल सिंह, या डी आपका जाता है BV गिरी। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। इसका आंसर जाएगा बी, राइट। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो एक रिनोन्ड साइंटिस्ट भी थे और ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे 2002 से लेकर 2007 तक। भारत के क्या भी रहते हैं, राष्ट्रपति भी बनने का इनको मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू डिक्लेयर वॉर ऑफ पीस। किसके पास ये शक्ति है, किसके पास ये शक्ति है कि वो शांति या युद्ध की क्या कर सकता है, घोषणा कर सकता है। क्या पार्लियामेंट, क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या प्रेसिडेंट, क्या लोकसभा। किसके पास पावर है कि वो वॉर और पीस की घोषणा कर सकता है, वॉर और पीस का डिक्लेरेशन करने का। देखिए आर्टिकल नंबर 52 के अंदर हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है और एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं उसमें ही क्या होंगी, पाई जाएंगी। और आर्टिकल नंबर 53 के अंदर हमने देखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो क्या कर देंगे और प्रेसिडेंट जो है वो उनकी सलाह के मुताबिक क्या करेगा, काम करेगा। तो जब हेड ऑफ द स्टेट राइट कौन है, प्रेसिडेंट है, तो वॉर और पीस, शांति और युद्ध की जो घोषणा करने का अधिकार जो होता है, भाई हेड ऑफ द स्टेट जब प्रेसिडेंट हैं तो शांति और युद्ध की जो घोषणा करने का जो अधिकार है वो भी किसके पास ही होता है, प्रेसिडेंट के पास ही होता है। और ये किसमें दिया गया है, आर्टिकल नंबर 53 के अंतर्गत इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस रिमेन्स वैलिड फॉर। प्रेसिडेंट, सपोज कीजिए कि अगर किसी प्रेसिडेंट के द्वारा, सपोज कीजिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस क्या किया गया है, जारी किया गया है। और हम ये भी जानते हैं कि ऑर्डिनेंस के बारे में, हम ये भी जानते हैं कि ऑर्डिनेंस के लिए पर्टिकुलर एक आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 123। तो वो कहता है कि जो ऑर्डिनेंस है वो कितने समय तक क्या करेगा, वैलिड रहेगा। ठीक है, तो 3 मंथ्स, 6 वीक्स, 1 ईयर या 6 मंथ्स या 6 मंथ्स, कितने समय तक जो ऑर्डिनेंस है वो राइट क्या करेगा, फंक्शन में रहेगा। तो मैंने अभी पहले ही बात की थी जब इस तरीके का एक सवाल आया था कि
ऑर्डिनेंस जारी जब किया जाता है जब पार्लियामेंट क्या नहीं होती है, काम नहीं कर रही होती है, पहली चीज़। उस कंडीशन में इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जारी कर सकता है। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट का कोई सेशन फाइन स्टार्ट होता है, उसके 6 वीक के अंदर अगर पार्लियामेंट उस ऑर्डिनेंस को पास नहीं करती है तो वो ऑर्डिनेंस अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, पार्लियामेंट के शुरू होने के 6 हफ्ते तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज टेन्योर वाज पोखरण सेकंड। पोखरण सेकंड जो था वो किस प्रेसिडेंट के समय संपन्न हुआ। पोखरण सेकंड जो था, पोखरण सेकंड जो भारत का परमाणु परीक्षण जो था वो किस प्रेसिडेंट के समय हुआ था। तो ऑप्शंस हैं आर वेंकट रमन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, KR नारायणन या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर, इसमें मिस हो गया है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है ना, यहाँ पर भी APJ, ठीक है। तो भारत का जब पोखरण सेकंड जब किया भारत ने 1998 के अंदर, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सीधा जवाब जाएगा डॉक्टर KR नारायण साहब। पोखरण सेकंड के समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है। भारत के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्या प्राइम मिनिस्टर करते हैं, क्या लॉ मिनिस्टर, क्या प्रेसिडेंट या राज्यसभा चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करती है। बताइए कौन सा होगा। तो देखिएगा, चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं और उसी तरीके से जो प्रेसिडेंट हैं वो चीफ जस्टिस का क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। और उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 124(2) के अंदर बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनकी सलाह से दूसरे जो हैं जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। भारत के यंगेस्ट सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट कौन थे। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्या संजीवा रेड्डी थे, क्या APJ अब्दुल कलाम थे, क्या रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद थे, क्या APJ अब्दुल कलाम थे, क्या नीलम संजीवा रेड्डी थे, कौन थे। भारत के सबसे कम उम्र के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। तो देखिएगा, इसका जो आंसर है वो बड़ा ही दिलचस्प है ना। इसका जो आंसर है बड़ा ही दिलचस्प है और इसका आंसर है बी, नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जो थे, जो कि भारत के 6वें क्या थे, प्रेसिडेंट थे। भारत के 6वें प्रेसिडेंट थे। वो भारत के यंगेस्ट प्रेसिडेंट में से एक थे, यानी कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। यहाँ पर एक और चीज़ जो आती है वो ये आती है कि नीलम संजीवा रेड्डी जो है, इनका चुनाव भी जो क्या हुआ था, पूरी तरीके से निर्विरोध हुआ था, राइट। इनका जो चुनाव था वो भी क्या हुआ था, निर्विरोध हुआ था। और इनका जो कार्यकाल था वो 1977 से लेकर, यानी कि जनता पार्टी जो सरकार थी उस समय हुआ था, 1977 से लेकर 82 तक ये क्या रहे थे, भारत के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन की जो तरीका है, जो विधि है वो कौन सी है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या फर्स्ट पास द पोस्ट या डायरेक्ट वोट या ओपन बैलेट, कौन सा तरीका होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, फर्स्ट पास द पोस्ट जो जनरली जो इलेक्शन जो होते हैं हमारे लोकसभा वगैरह के, जितने भी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है। डायरेक्ट वोट यानी कि सीधे सीधे, है ना। ओपन बैलेट यानी कि खुला मतदान। किस तरीके से भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन होता है। तो इसका जवाब जाएगा जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। भारत के राष्ट्रपति जो हैं उनके लिए एक विशेष चुनावी उनके लिए एक प्रक्रिया है जिसको कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एक संक्रमणीय मत चुनाव व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें कि एक मिनिमम कोटा होता है। जीतने वाले उम्मीदवार को एक मिनिमम कोटा क्या होना प्राप्त करना क्या होता है, जरूरी होता है। हर व्यक्ति की, हर MP और MLA की क्या होती है, एक वोट वैल्यू होती है। MPs की सभी की वोट वैल्यू बराबर होती है, जबकि जो MLAs हैं उनकी वोट वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 46, द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जो ओथ है वो किसके द्वारा ली जाती है। तो सीधा जवाब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को क्या कराते हैं, उनकी पद की शपथ दिलाते हैं। हु एक्ट्स एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस। ये अच्छा सवाल है आपके लिए काफ़ी, ठीक है ना। भारत के
जो भारत की जो आर्म फोर्सेस हैं उनके सुप्रीम कमांडर किसे कहा जाता है, किसे भारत की आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर माना जाता है? तो क्या प्राइम मिनिस्टर को, क्या डिफेंस मिनिस्टर को, क्या प्रेसिडेंट को, या आर्मी चीफ को? तो देखिएगा भारत की तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनके बारे में बात की गई है आर्टिकल नंबर 53 के अंदर। सारी एग्जीक्यूटिव पावर क्योंकि इनके अंदर इनके पास ही इनहेरिट होती हैं और इसी कारण से जो तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज प्रिसाइडिंग ड्यूरिंग कारगिल वॉर? कारगिल वॉर के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन है के.आर. नारायण, डॉक्टर वेंकटरमन, APJ अब्दुल कलाम और ज्ञानी जेल सिंह। तो क्या इसका जवाब हो सकता है? इसका क्या जवाब हो सकता है? हुआ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग कारगिल वॉर। देखिए कारगिल वॉर के समय जो भारत के प्रेसिडेंट थे, कारगिल वॉर 1999 के समय की बात है और इस समय भारत के प्रेसिडेंट है के.आर. नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु गॉट इलेक्टेड अनएनिमसली। बात की वो कौन से, अनएनिमसली का मतलब निर्विरोध, कोई विरोध नहीं था, उनके सामने कोई अपोनेंट नहीं था। वो कौन से प्रेसिडेंट थे जिनके जो कि निर्विरोध रूप से क्या हो जाते हैं? प्रेसिडेंट निर्वाचित हो जाते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, के.आर. नारायणन, वेंकटरमन और नीलम संजीवा रेड्डी। तो ऑप्शन जो हो जाएगा, सही आंसर जो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। भारत की वो एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनका चुनाव जो था वो निर्विरोध रूप से हुआ था। इसके साथ साथ हमने एक और क्वेश्चन देखा था कि नीलम संजीवा रेड्डी वो राष्ट्रपति थे जो कि सबसे युवा राष्ट्रपति थे, राइट, और इनका कार्यकाल जो रहा था 1977 से लेकर 1982 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हिंदुस्तान की अभी प्रेजेंट में कौन है प्रेसिडेंट? प्रतिभा पाटिल हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, क्या रामनाथ कोविंद हैं, क्या द्रौपदी मुर्मू जी हैं, क्या सुषमा स्वराज जी? कौन है भारत की करंट प्रेसिडेंट? तो देखिएगा भारत की करंट प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो बच्चों ये था आज का हमारा कंप्लीट सेशन। होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको सेशन समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ आगे भी इस तरीके से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।